तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए साइंस का सेट 2 लेकर आया हूं। सेट 2 का आप लोग का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है और सबसे सटीक आंसर आप लोग को दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और मैंने सेट 1 पहले ही बना चुका हूं, यदि नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। और मैथ्स का भी सारा सेट आप लोग का बना दिया, पाँचों सेट आप लोग को मिल जाएगा प्लेलिस्ट पर, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये क्लास 10th का है, क्लास 10th का भी बना रहा हूँ। मैथ्स का क्लास 10th का पाँचों सेट है और ये क्लास 10th का सेट 2 लेकर आया हूँ साइंस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए और मैं आप लोग को डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो। देखिए ये रिलेशन पहले वाला सेट में भी पूछा गया था, जिसमें आप लोग का f=r/2 मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन के साथ कि गोलीय दर्पण में f=r/2 होता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन रहे या फिर प्रकाश का अपवर्तन रहे, इसमें दोनों में आप लोग का जो है दो ही नियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, पहले वाले सेट में आप लोग का जो है प्रकाश का अपवर्तन था, उसमें भी दो नियम है और प्रकाश का परावर्तन में भी दो। तो आप लोग याद रखिएगा, दोनों में दो ही नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण हमेशा जो बनाता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा, जो काल्पनिक होता है ना वो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक को बोल सकते हैं, आभासी भी बोला जा सकता है। तो याद रखने का ये ट्रिक है, जो काल्पनिक या आभासी होगा वो हमेशा सीधा होगा, जो वास्तविक होगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा होगा। तो ये आप लोग को याद रखने का ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका काल्पनिक सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है उत्तल दर्पण सही जवाब हो जाएगा। उत्तल दर्पण का क्यों यूज किया जाता है, आप लोग पता हो कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो छोटा व सीधा बनने के कारण, छोटा बनने के कारण वो कुछ ज़्यादा ही एरिया को घेर पाएगा, ज़्यादा एरिया की चीज़ों को देख पाएगा, और सीधा बनता है तो उसको वो सीधा नजर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो इसका आंसर मिट्टी होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अभी मैंने ट्रिक बताई, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक को आभासी भी बोला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है, f का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और इसमें r का वैल्यू पूछा जाएगा। तो अभी पढ़े ना, f=r/2, यानी कि r क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स f हो जाएगा। 2 × f कितना हो जाएगा, 2 × 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 24 किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा जा रहा है वाहन का अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। मैंने पहले वाले वीडियो पर आपको बताया था कि अवतल दर्पण का आप लोग का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या यूजेस है, और उत्तल दर्पण का दोनों का आप लोग को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। देखिए अवतल लेंस को आप लोग रिलेट कर सकते हैं उत्तल दर्पण के साथ, समझे ना, क्योंकि इससे याद रखने का ट्रिक है, अवतल लेंस को उत्तल दर्पण के साथ रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी जो है वो मैच करता है। तो ये याद रखना ट्रिक है, अदरवाइज आप लोग वैसे भी याद रखेंगे तो आप लोग थोड़ा डाउट में रह सकते हैं। तो इसलिए अवतल लेंस और उत्तल दर्पण का प्रॉपर्टी सेम होता है, इसके जगह उत्तल दर्पण भी रहता तो यही सेम होता हो। देखिए अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस के सामने या फिर आप लोग उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे तो वो हमेशा आभासी व सीधा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा जा रहा है डायोप्टर मात्रक है। किसका मात्रक है डायोप्टर, तो वो है लेंस की क्षमता का या फिर लेंस शक्ति का। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होता। तो f आप लोग p पढ़े होंगे, जो पावर होता है वो 1/f होता है और f हमेशा मीटर में रखना होता है। ठीक है, तो पावर दिया हुआ 2, यानी f को लिख सकते हैं हम लोग 1/p और 1/2। तो ये क्या होगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। और उसमें आंसर में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, f=0.5 मीटर हुआ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि आप लोग का 50 सेंटीमीटर सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा जा रहा है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ किया गया है। आइरिस जो होता है उसी को रंगीन भाग कहा जाता है, लेकिन आइरिस इंग्लिश
आयरिस को हिंदी में आप लोग पारितारिका बोलते हैं, तो पारितारिका या आयरिस दोनों में से आप लोग कोई भी टिक लगा सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही है। आयरिस का ही हिंदी पारितारिका होता है, या फिर आप बोलिए पारितारिका का इंग्लिश में ही आयरिस बोला जाता है, तो दोनों एक ही है। ऑप्शन मतलब दे दिया दो ऑप्शन, या तो इसको आयरिस या पारितारिका दोनों में से एक देना चाहिए था, लेकिन दोनों दे दिया तो दोनों आप लोग को सही होगा। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि आयरिस मत रट लीजिएगा, आयरिस तो होता ही है, इसका हिंदी पारितारिका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है, जैसे देखिए यहाँ भी दो ऑप्शन दे देता तो फिर उसी तरह हो जाता, तो दृष्टि पटल इसका आंसर होगा। दृष्टि पटल को ही इंग्लिश में जो है रेटिना बोला जाता है, रेटिना। ठीक है, तो दृष्टि पटल या रेटिना जो भी ऑप्शन में दिया हो रहेगा आप लोग उसी को टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो देखिए यहाँ पर एकल अभिकारक है और टूटकर देखिए 3 उत्पाद निर्माण कर रहा है। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो वो क्या होता है? वियोजन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो इसको चेक कीजिए, ऑप्शन 1 में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा सोडियम 2 है, लेकिन यहाँ पर सोडियम 1 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक कीजिएगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग का 4 एल्यूमिनियम है और 4 ऑक्सीजन है। इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, 6 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे तो कॉपर 2 है, कॉपर 1 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिएगा तो Zn आप लोग का जिंक 1 है, जिंक 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहा जा रहा है दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। मैंने उपचयन और अपचयन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा डिटेल आप लोग बताया था सेट 1 में, तो सेट 1 में आप लोग देखे हैं यदि तो आप लोग को पता होगा उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो फिर भी एक थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि उपचयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन का जो है एडिशन होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन जो है ऑक्सीजन में ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो देखिए इसमें आप लोग किस में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, किस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो देखिए PbO मतलब कि इसमें आप लोग देखिए PbO से डायरेक्ट PV आ रहा है, यानी कि आप लोग का जो ऑक्सीजन यहाँ से भाग रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो है PbO ये क्या हो रहा है, ये अपचयित हो रहा है। तो पहले क्या उपचयन है, तो उपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ CO नहीं होगा, यहाँ CuO होगा। ठीक है, तो कॉपर का उपचयन होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो कॉपर का देखिए ऑप्शन बी में आप लोग सही जवाब होगा जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर का उपचयन। देखिए पहले उपचयन है उसके बाद अपचयन है, तो उपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का, और PbO का जो है ऑक्सीजन वहाँ से हट रहा है, इसके कारण वो अपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा जा रहा है विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो ये उपचयन के कारण होता है, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन डालते ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डालेंगे तो फिर वो उपचयित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? देखिए जिसमें उष्मा निकलता है वो तो उष्माक्षेपी होता है, लेकिन इसमें देखिए उष्माक्षेपी संयोजन भी, उष्माक्षेपी आप लोग वियोजन भी है। तो उष्माक्षेपी संयोजन भी है और दो उष्माक्षेपी संयोजन दे दिया है आप लोग का, उष्माक्षेपी संयोजन दो ऑप्शन में दे दिया है, तो उष्माक्षेपी संयोजन ही होगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ, चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डाला जाता है ना, जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग पानी डालते हैं तो वो क्या बनता है? CaOH का होल 2 बनता है, यानी बिना बुझा हुआ चूना में पानी डालने पर वो बुझा हुआ चूना में बदल जाता है। इसका मतलब ये देखिए दो आप लोग का अभिकारक और एकल उत्पाद बन रहा है, तो ये संयोजन का उदाहरण है। लेकिन ये उष्माक्षेपी भी होगा, तो उष्माक्षेपी तो दोनों ऑप्शन में है, A और C दोनों, तो उसका आंसर A C दोनों आप लोग को लगा सकते, मतलब दोनों एक ही है, उष्माक्षेपी संयोजन। ठीक है, ऑप्शन गलत दे दिया है, कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शन आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए लोहे की कील यानी Fe आयरन है, और इसको किस में डाला जाता है? कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये जो बना लेता है ना, ये प्रोडक्ट जो बनाता है वो आप लोग का FeSO4 प्लस Cu होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जिसके कारण इसके सल्फेट से इसको विस्थापित कर देता है, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। और इसमें मैंने एक ट्रिक भी बताया था आप लोग को, यदि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट होंगे
तो आप लोग को याद होगा कि इस ट्रिक को कैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है किससे। तो आप लोग बोलेंगे तो बना दूंगा, अदरवाइज चलिए आप लोग को भी याद होगा। तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता, यदि आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो इसका लिटमस आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वो लाल नहीं होता। देखिए लाल कौन सा लिटमस पत्र लाल कब होता है, नीला को लाल कौन करता है, नीला को लाल अम्ल करता है। तो लाल कब होगा, जब वो पदार्थ अम्ल होगा तभी वो लाल हो जाएगा। तो देखिए इसमें से HCl अम्ल है, HNO3 अम्ल है, CH3COOH अम्ल है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो अम्ल नहीं होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें कहा जा रहा है दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है मतलब डॉट के साथ H2O होना चाहिए, डॉट के साथ H2O जिसमें है वही क्रिस्टलीकरण का जल कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन सी में आप लोगों को दिख रहा है CuSO4.5H2O, यही क्रिस्टलीकरण का जो जल है वो कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, तो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जल के अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है वो अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन बी देखिए उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कहा जा रहा है ABCD का pH मान दिया हुआ है 2, 7, 10 एंड 14 और ये पदार्थ में कौन अम्ल है। अम्ल वही होता है जिसका pH जो है pH वैल्यू जो है जिसका pH वैल्यू वो <7 होता है। तो अम्ल वही होता है जो <7 होता है। तो देखिए <7 में क्या है, pH वैल्यू 2 है। तो 2 किस में है, A का। तो A ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन A सही जवाब हो जाएगा। जो A है उसका pH 2 है, इसलिए वो अम्ल कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा जा रहा है इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें सिल्वर क्लोराइड जो है उसका वियोजन हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन होगा, यानी AgCl2 का जो है वो यहाँ पर वियोजन होता है Ag+2Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव परिक्रम में होती है, तो वो उत्सर्जन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कहा जा रहा है आप लोग का 28 में कहा जा रहा है जो आप लोग का प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो वो वाटर यानी जल के टूटने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो वो प्राणी संभोजी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लार में कौन एंजाइम होता है, तो ये टाइलिन एंजाइम होता है। लार में आप लोग को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ पर होता है, तो वो आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो ये जाइलम द्वारा होता है। और यदि भोजन का संवहन पूछा जाएगा तो वो फ्लोएम के द्वारा होगा। तो अभी जाइलम आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, किसी समष्टि का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है, तो वो जनन आवश्यक है, तभी वो अस्तित्व बनाए रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक चित्र दिया गया, उसमें बोला जा रहा है ये किस प्रकार का जनन है। तो देखिए ये जो जीव है ये टूट कर कट कर ये पुनः मतलब फिर से उसी प्रकार का बन जा रहा है। तो इस प्रकार के जो आप लोग का जनन है वो पुनरुद्भवन कहलाता है, कि ये कोई भी जीव जो है वो अनेकों पार्ट में वो टूट जाता है और फिर उसी प्रकार का अपना सेम मतलब जेरोक्स कॉपी कर लेता है, जैसा पहले था वैसा ही बन जाता। देखिए जैसा पहले था वैसे ही बन गया ना, तो इसका मतलब ये पुनरुद्भवन जनन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें कहा जा रहा है परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, वो परागन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें कहा जा रहा है भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है, तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, तो उसका जो प्रति एकांक द्रव्यमान है वो अधिक कार्य करना चाहिए, यानी ऑप्शन सी प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम उसका जो चाल है वो 15 किलोमीटर बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, मतलब कि जो समाप्त हो सकता है, जो समाप्त हो जाएगा फ्यूचर में, तो इसका आंसर कोयला होगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो है परागकोश में होते हैं, तो ये परागकण होता है परागकोश में। तो इतना ही क्वेश्चन था 40 क्वेश्चन, और सेट 2 आप लोग का कंप्लीट हो गया।
आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, और कुछ भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोग को दे दूंगा। सेट 3 भी जल्द आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।